सर मेरा नाम प्रीति रावत है और मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ, वैसे मैं चंडीगढ़ की हूँ। ओके ओके, तो आज यहाँ पर आप किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सर बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने भी इस एजुकेशन सिस्टम में रही हूँ, यहीं की हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहती जो भी आज बच्चों के साथ हो रहा है वो कल को मेरे बच्चों के साथ हो, और कल को अगर वो मुझसे पूछते हैं कि मम्मी आप कहाँ थे जब कुछ चेंज लाने की बारी थी, तो आप क्या कर रहे थे, जब उनके साथ होगा तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। और इसीलिए मैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट हूँ, चाहे मेरे रोल से यहाँ आने से कुछ असर पड़े ना पड़े, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मैं वो अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ कि मैं अकाउंटेबल हूँ। अगर मैं टैक्स दे रही हूँ, अगर मैं यहाँ की सिटीजन हूँ, तो मेरा हक बनता है गवर्नमेंट से सर पूछने का कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, क्या हो रहा है देश में ये, और इतनी जनता ये आप सुन क्यों नहीं रहे हो। सर सरकार को मैंने खुद वोट दिया था, सरकार ने हमारा ट्रस्ट जीता था, हम सबका, जितने यहाँ खड़े हैं मेरे ख्याल से सबने वोट दिया होगा बीजेपी को, और बीजेपी सरकार ही है दिल्ली में भी, राइट। तो वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। सरकार से यही है कि आपके पास एक चांस था, स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है इस देश का, इतने सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। आप कब तक करोगे ये सब, ये अपने ही फ्यूचर, अपने भविष्य को कब तक बर्बादी की तरफ हम लेते जाएंगे सर। हमें बेसिक राइट्स कब तक मिलेंगे। एंड इफ़ यू पर्सनली टॉक अबाउट मी एज अ मदर, आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर सर, मेरी बेटी है, आई फील बैड फॉर माई डॉटर, क्योंकि वुमेन सेफ्टी की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं इस देश में। मुझे अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है, मुझे अपने लिए बुरा लगता है, मुझे हर लड़की के लिए बुरा लगता है जिसके साथ बुरा होता है। अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे हम सर, कब लेंगे? प्लीज़ गवर्नमेंट, प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो सर आपका ज़ीरो है, स्कोर ज़ीरो है आने वाले इलेक्शंस में। मैं यही बोलूँगी सर, डेफिनेटली हर कोई घर से नहीं निकल सकता, ऑफ कोर्स मैं निकली हूँ, हर नहीं निकल सकता, दैट्स ओके, बट अपनी आंखें खोलना शुरू कर दीजिए। शायद मैं भी अंधभक्त थी, शायद मैंने भी ट्रस्ट किया था जिस गवर्नमेंट पे। आंखें खोलो, देश का भविष्य चुनो, ना कि ये सब क्या हो रहा है, ये हमारा यूथ डिजर्व नहीं करता। नो देखिए, यहाँ पे जो जन सैलाब है वो कई लाखों की संख्या में है, और चारों तरफ कनॉट प्लेस के चप्पे चप्पे पे, हर चौराहे पे भयंकर भीड़ है नौजवानों की, स्टूडेंटों की, और दूर दूर से आए हुए लोग हैं, दूसरे स्टेटों से भी लोग आए हुए हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और उनकी ये मांग है कि जिस तरह से शिक्षा को ख़राब किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और नौजवानों का जीवन ख़राब किया जा रहा है, और एक तरह का सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि हम नौजवानों की सुरक्षा करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं। ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहे, ये जानबूझकर नौजवानों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं और बर्बाद कर रहे हैं। ये दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, नौजवानों के जीवन को खा रहे हैं। हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ऐसी ये बीजेपी की, आरएसएस की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये धीरे धीरे इस देश को लूट रही है और यहाँ के नौजवानों का जीवन बर्बाद कर रही है, ताकि आने वाले समय में ये लोग मतलब एक तरह के गुलामों की ज़िंदगी जिएं और इनके ऊपर आश्रित हो जाएं। पढ़ लिख के भी, डिग्री लेने के बाद भी इनके ऊपर आश्रित हो जाएं कि तुम जैसे हमें रखोगे हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। मगर नौजवानों को ये सोचना चाहिए, उन्हें अपनी शर्तों पर और आज़ादी के साथ जीवन जीना चाहिए। ये देश इनका है, किसी का देश नहीं है। इस देश के मालिक है नौजवान। जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से आए हैं, ये देश उनका है, ये मालिक है इस देश के। तो आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में सरकार इन्हीं लोगों को चलानी है, और उसकी तैयारी ये नौजवान अभी से तैयार करके रखें। मान लो अपनी बात रखने का सरकार के सामने पूरा अधिकार है, आप सरकार की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी अधिकार जनता को देना नहीं चाहती। सरकार ने पूरा अधिकार यहाँ के व्यापारी वर्ग जो उन्हें दिया हुआ है कि किस तरह से इस देश को लूटें वो, और लूट के विदेश में भेजें, क्योंकि उन्होंने सब अपने जो बच्चे हैं उनको सबको विदेशी नागरिकता दे रखी है। वहीं पे वो बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पे पढ़ लिख रहे हैं, और यहाँ तो केवल ये बीजेपी के बुजुर्ग लोग हैं, ये देश को लूट के विदेशों में भेज रहे हैं। वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो करोड़ों अरबों के व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को वो 5 किलो राशन में के चक्कर में ही है ना, उनका जीवन बर्बाद किए हुए हैं। एजुकेशन बहुत निम्न स्तर पर उन्होंने पहुँचा दी है कि जब डिग्री होने के बाद भी पहले परिवार के लोगों का जो खून पसीने कमाई उनकी मतलब एजुकेशन में लगेगी, 10-5 लाख रुपए उनके एजुकेशन में लग जाएंगे। जब एजुकेशन की डिग्री आएगी तो वो बच्चा बिल्कुल बेकार होगा, नौकरी उसे देंगे नहीं, और नौकरी मांगोगे तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा, अत्याचार होगा, आपके मुकदमे दर्ज होंगे।
कई दिन से यही दहशत फैलाई जा रही थी कि जो भी लोग आएँ इकट्ठा हों और प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, तो उन पे ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन्हें ठा के जेल में बंद करो, ये दहशत बैठाई जा रही थी। मगर नौजवानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी मांगने के लिए हर तरह से वे स्वतंत्र हैं और हमेशा संसद जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दरवाजे खुले जरूर नहीं है, ये रहेंगे वहाँ। अब से पहले अंग्रेज भी थे, 200 साल रह के चले गए। उनसे पहले मुगल भी थे जो 700 साल रह के चले गए। वो नहीं रह पाए तो ये क्या रह पाएंगे। तो हमें, ये देश हमारा है, इस देश की रक्षा सुरक्षा का करना काम हमारा है। तो हमें ये जिम्मेदारी नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और अब हमें ये नौजवान जो, उन्हें पार्लियामेंट की तरफ को जाना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा ना, आज आंदोलन में भी पार्लियामेंट के लिए जाना चाहिए और कल पार्लियामेंट के अंदर भी हमें जाना चाहिए। तो बाबा साहब का जो सपना था समतामूलक समाज का, उसको हमें पूरा करना है। सर, प्रतिक्रिया पर जो अभी मान लो सरकार ने अभी मान लो पूर्ण बहुमत के साथ या मान लो सरकार में है, आने वाले चुनाव में सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है। सरकार ने दूसरी पार्टियों के एमपीओ को डरा के, धमका के, उन्हें तोड़ के अपने में शामिल किया हुआ है। तो मतलब एक तरह की एमपीओ की भी लूट है। उन्हें डराया, उन्हें करोड़ों रुपए दिए और फिर अपनी पार्टी में, अपने पाले में, है ना, अपने पाले में उन्हें कर लिया। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत सरकार है। ये अल्पमत सरकार है। अगर कल को बैलेट से पेपर हो जाए तो धड़ाम गिर जाएगी ये सरकार। ये सरकार धड़ाम गिर जाएगी। सरकार केवल ये करिए। देखिए, इतने यहाँ लाखों पब्लिक है, उसने ये काम किया हुआ है। यहाँ टॉयलेट है, वो देखिए टॉयलेट के ताले लगा रखे हैं। पुलिस सुरक्षा टॉयलेट की कर रही है ताकि यहाँ पब्लिक जो उसका यूज ना कर सके। इतनी जाहिल और बदतमीज सरकार है ये। तो ये क्या पब्लिक की, मतलब उनके अधिकारों की रक्षा करेगी जो उनके टॉयलेट के उस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आने वाली जनता को सरकार चुनने से पहले उनको देखना चाहिए सरकार देश के हित में, नौजवानों के हित में काम करेगी या नहीं करेगी। और नौजवानों की भी सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो चुनाव लड़ें, पार्लियामेंट में अंदर जाएं और सरकार का हिस्सा बनाएं और अपनी मांग खुद मनवाएं। उस जिम्मेदारी को खुद लें, ना कि इन फिरंगियों के हाथ में इस देश को दें और इन पर आश्रित रहें और इनसे उम्मीद रखें ये हमें कुछ देंगे, वरना देंगे नहीं। जो तुम्हारा कुछ है उसे भी लूट के ले जाएंगे ये। सर, आपका नाम? सर, नाम पूछे ना, जात पूछे। सबसे पहले जात। देखिए, नाम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो जात पे हो रही राजनीति है। और ज़्यादा जल्दी होगी तो हिंदू मुस्लिम होना होगा। नाम में तो कुछ है ही नहीं। मेन चक्कर, जो बुरा ना मानिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया का ये जो पेटेंट है वो यही है कि पहले इनसे जात पूछिए और फिर उनसे उसी के हिसाब से बात करिए। अगर मैंने कह दिया कि मैं यादव हूँ तो अखिलेश यादव से जोड़ दिया जाएगा मेरे को। अगर मैंने बताया मैं जाट हूँ तो मेरे चंद्रशेखर रावण से बोलिए। ये जात नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए कि हाँ देश के लिए होना क्या चाहिए। नहीं, नाम से सिर्फ मेरा मतलब ये था कि नाम से भाई हमें आपसे इंट्रोडक्शन, हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं और ना मैं नाम बताना चाहता हूँ। ओके। तो नाम बताइए मेरे। बस ये बताइए सर, आप मान लो इस प्रोटेस्ट में हैं कि आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ ही तो लड़ रहा है। आज जो ये लड़ाई है वो यूथ लड़ रहा है और यूथ को लड़ना भी चाहिए। आज जो मेहनत करता है बच्चा, जो 3 साल 4 साल मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसको ये नतीजा मिलता है कि आपका पेपर लीक हो गया, तो लड़ेगा कौन? यूथ लड़ेगा। मेहनत उसकी खराब, भाई हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर मेरा बेटा आगे चलेगा तो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ कि बेटा तेरे साथ गलत हुआ है और मैं तेरे साथ चलूँगा। तो आज हम उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं कोई यूथ तो हूँ नहीं कि मैं कह दूँ मैं यूथ हूँ और मैं पेपर देने गया था। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए मैं आज यहाँ में शामिल हुआ हूँ। और ये जो आंदोलन हो रहा है ना, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा था। एक संविधान के तहत जो गलत हुआ है वो संविधान के तहत सही करने के लिए हो रहा था। यही तो मांग थी उनकी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको हटा दिया जाए। अगर ये बात सरकार मान लेती, एक आदमी केवल धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आज यहाँ करोड़ों के करोड़ों लोग आए हुए हैं, तो विफलता किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार ही इसकी जिम्मेदार बनेगी। सरकार की प्रतिक्रिया पे आप क्या कहेंगे? बता तो दिया। देखिए, वोट बैंक की राजनीति होती है और ये जितना यूथ दिखाई दे रहा है ये वोट है आपका। आपने खुद कहा था कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो ये जो यूथ आके यहाँ खड़ा हुआ है वो आपका परिवार नहीं है क्या? ये भी तो आपका परिवार है। तो इस परिवार को आपने रोड पे लाया क्यों? और जब परिवार रोड पे आएगा तो परिवार का मुखिया भी रोड पे आएगा। वक्त आपका रोड का हो गया, आप रोड पे आएंगे।
जो लोग अभी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, घरों में बैठे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शामिल सब हैं जी, लेकिन बैरियर ऐसे लगा रखे हैं, जो आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर रखे हैं, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी आपने खुद दिखाया कितनी पुलिस व्यवस्था कर रखी है, नेटवर्क नहीं चल रहे हैं। अब मैं आया हूँ तो मुझसे 10 लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कैसे आएँ, तो मैं ही बता रहा हूँ यार नई दिल्ली उतरो, नई दिल्ली से तो आपको 3-4 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, तो आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन जिस दिन ये मेट्रो चालू अगर हो जाती है ना, तो उसकी 10 गुना भीड़ होती है यहाँ पर। जिस तरह के पेड़ में आप पत्तियाँ देख रहे हो ना, उसी तरीके की भीड़ होती है यहाँ पर। तो सरकार की जो ये तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही पर आने वाली पीढ़ी को या मान लो जो अभी जो चुनाव होगा उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 2014 में ये सरकार आई है, इससे पहले नहीं आती थी। चलो गलती अब हमसे हो गई है, लेकिन अब दोबारा गलती होगी नहीं। ये आने वाले 2027 के यूपी के जो चुनाव होंगे, पंजाब के चुनाव होंगे, उसमें रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।